उस्मान हादी बांग्लादेशी था। उसकी चिंता बांग्लादेश करे, हमारे यहाँ की पूर्व चीफ मिनिस्टर उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? तो ममता बनर्जी उस लीग में जाना शुरू कर रही हैं। उनको लगा है कि उनकी टीएमसी अभी 2 टुकड़ों में बँट चुकी है। अगर उस्मान हादी को जो हत्यारे थे उसके, उनको मारा गया उनको पकड़ा गया, उस्मान हादी को किसी ने मारा है, वो सबसे पहली बात है वो मेघालय में आएँगे क्यों? जब अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आके चले गए हैं, उसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने धागे खोलने शुरू करे हैं। आज इस वक़्त बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है और इन्हीं एंटी से जो इंडिया सेंटिमेंट्स है, उनके ऊपर ममता बनर्जी सेल थ्रू करना चाहती है। एक छोटा नेता जिससे इंडिया को कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान में हर गली नुक्कड़ पे हर इंसान बोलता है कि उनको कश्मीर चाहिए। देखिए, अननोन मैन का काम पाकिस्तान में बड़ा अच्छा चल रहा है और वो चलता रहेगा। होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसको मैं बैक फुट पे डाल दूंगी तो वो गलत है। वो देश के खिलाफ गद्दारी कर रही है। कि अमित शाह का फ़ोन आया, अमित शाह ने मेरे को बोला और मेरे पास तो ऐसी-ऐसी जानकारी है, मेरे पेट में ऐसी-ऐसी बात मैंने दबा कर के रखी है कि मैं बोल दूँगी तो बांग्लादेश में तबाही मच जाएगी। और वहाँ अगले ही दिन जमात-ए-इस्लाम, जमात के लोग जो हैं सड़कों पर कि ममता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं टाइप का नारा पूरे ढाका में और बांग्लादेश में लगने लग गया। वो लोग कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो इंडियन पॉलिटिक्स में, और इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसी जगह जहां पे उनको थोड़ा सा मदद मिल सके। फिर तुमने जो इस देश के नाम का नमक खाया है, वो नमक किस बात का है? वो तो नमक हरामी हुई। फिर ममता बनर्जी को वो कल्टीवेट किस लिए कर रहे थे? आपको क्या लगता है वो बंगाल के चीफ मिनिस्टर के लिए उसको कल्टीवेट कर रहे थे? अगर वो लोग कल्टीवेट कर रहे थे, वो बंगाल से उनको इतना कोई लेना देना नहीं था। 2-3 बहुत बड़ी सीरीज आई, उन सीरीज के अंदर जो पीएम है ना, पीएम को एक लेडी दिखाया गया। अगर उन लेडी की आप छवि दिखाओगे ना, वो छवि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से मैच होती है। ये प्लान कर रही थी बंगाल को बांग्लादेश में मिला देना, एक राष्ट्रपति रखो, मैं प्रधानमंत्री रहूंगी। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। जय हिंद प्रकाश जी, जय हिंद। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। विकास सर, खबर तो आप तक आ ही गई होगी। मुझे एक चीज समझना है कि बंगाल में चुनाव हो गए, एक राज्य का चुनाव था। उस राज्य के हम्म। चुनाव पर पाकिस्तान से लेकर ढाका, वॉशिंगटन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बधाई दे दी। ये सब हमने देखा। लोग बड़े उसमें हो रहे थे, हैरत अंगेज उससे सोच रहे थे कि बंगाल एक राज्य का चुनाव ढाका में हलचल क्यों पैदा कर रहा है? एक राज्य का चुनाव इस्लामाबाद में परेशानी क्यों पैदा कर रहा है? बंगाल के चुनाव की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को क्यों है? वो बधाई क्यों दे रहे हैं? ममता बनर्जी के भतीजे को अंडा लगा। लोगों ने वहां अंडे फेंके उनके ऊपर और अंडा फेंकने के बाद ममता बनर्जी एक धरने पर बैठी। उस धरने पर उन्होंने ये कहा कि देखिए, मेरे पास ऐसी-ऐसी जानकारी है, जिस जानकारी को अगर मैं कह दूं तो बांग्लादेश में आग लग जाएगी। और फिर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जिसकी हत्या हुई बांग्लादेश में, वो बेसिकली उस्मान हादी की तरफ इशारा कर रही थी कि उस्मान हादी को मारने वाले लोग मेघालय के रास्ते बंगाल आए। बंगाल में वेस्ट बंगाल की एसटीएफ और मेरी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उस समय देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का मेरे पास फ़ोन आया कि इस बात का ज़िक्र कहीं मत करिएगा, पुलिस को बताइए कि ये खबर दबा दी जाए, ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए। आप इतना जियोपॉलिटिक्स देखते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ पर इतनी सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। इस तरह के बयान का क्या मतलब है? एक राजनेता जो भारत में राजनीति करता है, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी भारत की है, जो बॉर्डर स्टेट का चीफ मिनिस्टर रही, वो ये क्या कह रही है और इसका मैसेजिंग क्या है? क्या संदेश है? देखिए प्रकाश जी, सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ममता बनर्जी उस लीग में जाना शुरू कर रही हैं। उनको लगा है कि उनकी टीएमसी अभी 2 टुकड़ों में बँट चुकी है। दूसरा, अब उनको ये लगता है कि अगर यहाँ पर बैठी है, अभी तो सिर्फ अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडा फेंका गया है, तो ये कहीं न कहीं बीजेपी गवर्नमेंट को थोड़ा-सा स्ट्रेस में लेके जाना चाहती हैं। अगर उस्मान हादी को जो हत्यारे थे उसके, उनको मारा गया उनको पकड़ा गया, उस्मान हादी को किसी ने मारा है, वो सबसे पहली बात है वो मेघालय में आएँगे क्यों? अगर उनको आना ही था
अपना बंगाल में, तो बहुत बड़ा पोरस बॉर्डर है बंगाल के अंदर, जहाँ से रोज जनता क्रॉस करती है, जिसके बारे में पता भी नहीं चलता है, वो वहाँ से बड़ा आसानी से आ सकते थे। तो उनकी बातों में कहीं न कहीं एक तो हमें कुछ बोलते हैं ना, दाल में कुछ काला दिखता है, और एक इंसान ना सनसनी के लिए कुछ भी कर सकता है। आज के टाइम में ममता बनर्जी के ऊपर इतना लोग गौर नहीं कर रहे हैं। आजकल सिर्फ इस बात पे गौर कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी में क्या चल रहा है। तो अपनी पार्टी के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने एक ऐसा, जिसे बोलते हैं ना, तीर चलाया है। वो तीर मेरे ख्याल से निशाने पे नहीं बैठा है, वो 2 धार में बँट गया है। एक चला गया है बांग्लादेश की तरफ, एक आ गया है इंडिया की तरफ। जो बांग्लादेश की तरफ उन्होंने तीर फेंका है, वो सीधा जाके लगा है अपना, इनके जो बीएनपी है, बीएनपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास जाके लगा है। एक हमारे अमित शाह की तरफ फेंका उन्होंने। एक पार्टी, जिस पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो आता है यूएस से और आके बैठ जाता है वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। उस पार्टी को कहीं न कहीं अपने आप को स्टेबलाइज़ करने की ज़रूरत है। और अभी देखिए, सारे धागे मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा, और मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये ममता बनर्जी आज से 1 महीने पहले भी तो बोल सकती थी ना, जब चुनाव का रिज़ल्ट आया था। तो आज ही ऐसा क्यों बोला उन्होंने? कहीं ऐसा कुछ है कि कहीं पे वो कुछ डिस्ट्रेस करना चाह रही हैं, कहीं कुछ चीज़ों में अपना ताना-बाना अलग से फिट करना चाह रही हैं? जब अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आके चले गए हैं, उसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने धागे खोलने शुरू करे हैं। वो क्या चाहती हैं कि क्या तारिक रहमान को थोड़ा-सा अनस्टेबल करना चाहती हैं, या फिर जो भारत की गवर्नमेंट है उसको कहीं न कहीं बैक फुट पे लेके आना चाहती है, जिससे बांग्लादेश उनके साथ प्रॉपर जो आज व्यवहार नहीं कर रहा है, वो और ज़्यादा बुरा करने लग जाए। देखिए, इन चीज़ों से 2 देशों के रिश्ते खराब होते हैं। आज इस वक़्त बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और इन्हीं एंटी से जो इंडिया सेंटिमेंट्स हैं, उनके ऊपर ममता बनर्जी सेल थ्रू करना चाहती हैं। आपने सुना होगा, जो ओस्मान हादी मारा गया था, वो क्या बोलता था? वो ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता था। उस ग्रेटर बांग्लादेश में कहीं न कहीं वेस्ट बंगाल को भी उन्होंने शामिल किया हुआ था। तो ममता बनर्जी क्या उनकी तरफ अपना दिमाग लगाना शुरू कर रही हैं क्या? क्या वो ये सोचना शुरू कर रही हैं कि कहीं बांग्लादेश के साथ जाके वो अपनी दोबारा से राजनीतिक पार्टी शुरू करना चाह रही हैं? या राजनीतिक पारी को दोबारा शुरू करना चाह रही हैं? क्योंकि आज के टाइम में उनकी जो राजनीतिक पारी है, वो कहीं न कहीं लगता है खत्म हो गई है, जब से टीएमसी 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है। इसकी वजह से वो एक नया खेल खेलने की कोशिश कर रही है। जो वेस्ट बंगाल है, वो एक बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट का जो पुराना चीफ मिनिस्टर है, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बंधा हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ भी है। देखिए, मैं अगर पर्सनली तौर पे मानूँ, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकली मान के चलते ऐसा हुआ। अगर किसी देश में कोई व्यक्ति आके रुक रहा है, और आपको एक देश का होम मिनिस्टर बोल रहा है कि आपको ये चीज़ बतानी नहीं है, क्योंकि इससे हमारे देश के ऊपर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज़ उन लोगों ने पहले भी बोला था, जब उस्मान हादी की दिसंबर में हत्या हुई थी, कि वो हत्यारे इंडिया में आए हैं, और इंडिया में आके छुपे हैं, और इंडिया हुँ। ने कराया। देखिए, इंडिया का इसमें कोई हाथ हो या ना हो, मैं नहीं मानता कि इंडिया का कोई हाथ होगा, इंडिया को कोई लेना-देना नहीं उससे। एक छोटा नेता, जिससे इंडिया को कोई लेना-देना नहीं, पाकिस्तान में हर गली नुक्कड़ पे हर इंसान बोलता है कि उनको कश्मीर चाहिए। अगर वो ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहा है और उसको कोई मार देता है, तो ये मतलब नहीं है कि इंडिया उसको अपने मतलब गुर्गे भेज रहा है उसको मारने के लिए। देखिए, अननोन मैन का काम पाकिस्तान में बड़ा अच्छा चल रहा है, और वो चलता रहेगा। लेकिन अगर वो ये सोच के चल रही है कि बांग्लादेश में भी ऐसा कुछ हुआ है, और मैं उसके ऊपर अपनी रोटियाँ सेक लूँगी, और कहीं न कहीं मैं जो अमित शाह है और उनका जो होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसको मैं बैक फुट पे डाल दूँगी, तो वो गलत है। वो देश के खिलाफ गद्दारी कर रही है। देखिए, देश सबका बराबर है। बेशक आप बंगाल में बैठे हैं, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई चेन्नई में बैठा है, या फिर कोई गुजरात में बैठा है, या फिर कोई नागालैंड में बैठा है, देश सबके लिए बराबर है। अगर आपको लगता है आपके किसी बयान से आपके देश के रिश्ते किसी दूसरे देश के साथ साथ खराब हो सकते हैं, और आप एक संवैधानिक पोस्ट के ऊपर बैठे हुए थे, तब आप ऐसी बात करते हैं, तो इसका मतलब आप हारे हैं, तो बिल्कुल सही हारे हैं, और आपको आज से 10 साल पहले हार जाना चाहिए था। आपने जो हरकतें करी हैं, उससे पता चलता है आपके अंदर की जो मैच्योरिटी है ना, वो एक चींटी के बराबर भी नहीं है। एक चींटी भी जब एक लाइन को क्रॉस करती है, उसे पता होता है कि ये लाइन पानी है या क्या है, या पानी से बनी हुई है। लेकिन वो तो पानी में तैरने की कोशिश कर रही है, जहाँ उनको तैरना नहीं आता। ये गलत है। इससे हमारे देश की छवि खराब होने की वो कोशिश कर रही हैं, वो हमारे देश की छवि को खराब कर रही हैं। बांग्लादेश आज के सर, वक़्त उस्मान हादी बांग्लादेशी था। उसकी चिंता बांग्लादेश करे। हमारे यहाँ की पूर्व चीफ मिनिस्टर
उसकी चिंता क्यों कर रही है? और ऐसा बोल हमारे यहाँ के की वो किसको डराना, ब्लैकमेल करना या क्या मैसेजिंग किसको कर रही है? किसको भेज रही है? वो ब्लैकमेल नहीं कर रही हैं। वो ब्लैकमेल नहीं कर रही हैं वो अपनी रोटियां सेक रही हैं, राजनीतिक रोटियां। उनको लगता है कि रोज जो बांग्लादेशी आ रहे हैं यहाँ, कुछ ना कुछ आज भी सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। वो बांग्लादेश के लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रही हैं, वरना ये बांग्लादेश के लोग कभी के ही जूते मार के भगा दिए जाते। आज जो हालत है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, जो बांग्लादेशी हम लेके जाते हैं और बीए जो बीजीबी है वो वहां पे खड़ी हो जाती है और उन लोगों को अंदर नहीं आने दे रही है, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश का जो ये हमारे रिलेशंस हैं उनको खराब करने का काम टीएमसी ने किया है, और मुख्य तौर पर ममता बनर्जी ने किया है। उसका रीजन है, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, उसका रीजन ये है, जब भी बांग्लादेशी लोग इंडिया में क्रॉस करके आ रहे थे तो क्या उन लोगों को कभी रोका गया? अगर रोकने की कोशिश की गई तो उन उसके बावजूद वो लोग आके एक जगह रुकते हैं, मुर्शिदाबाद में। एक पूरा हब था वहां पे, मुर्शिदाबाद में आके रुकते हैं वो लोग। वहां से उन लोगों को आधार कार्ड बना के दिया जाता है, राशन कार्ड बना के दिया जाता है, और फिर उन लोगों को इंडिया में तितर-बितर कर दिया जाता है। अगर ये एक टूल किट की तरह काम कर रहा था, हमारे रिलेशंस इन्हीं चीजों की वजह से खराब हुए हैं। अगर टीएमसी कहीं ना कहीं सोचती, वो बीएसएफ को बॉर्डर के लिए, फेंसिंग के लिए, अगर अपना जो बीओपीज हैं उनके लिए जमीन पहले ही दे चुकी होती, तो ये कंडीशन आज होती नहीं। आज जो बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं फ्यूल, आग में घी का काम टीएमसी भी कर रही है। और ये जो ओस्मान हादी वाला जो केस है वो भी यही है। एक व्यक्ति बांग्लादेश में मरा, उसको बांग्लादेशी किसी गुंडे ने मारा, उसका उससे कोई पहले से कुछ चल रहा होगा या किसी ने उसको दिया, फिर भी अगर वो ये सोच के कि इससे हमारे देश के रिलेशन बांग्लादेश से खराब होंगे, तो वो गलत है उसमें। वो बेशक कितना ही खराब कर लें, इंडिया इतना बड़ा देश है कि वो बांग्लादेश को कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई की तरह रख रहा है, और उन रिश्तों को खराब करने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। जिस वक्त बांग्लादेश के जो पीएम हैं तारिक रहमान, वो मलेशिया और चाइना की यात्रा के लिए निकले हुए हैं, अभी जाएंगे वो चाइना भी। उसके बाद उन्होंने बोला था कि जब हमारा कुछ कॉन्क्रीट वाटर ट्रीटी के ऊपर आएगा, गंगा वाटर ट्रीटी के ऊपर, तब वो इंडिया से बात करेंगे। वो इंडिया पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही प्रेशर में आग में घी का काम कर रहा है ये बयान। इसका मतलब ममता बनर्जी किसकी तरफ से काम कर रही हैं? इंडिया की तरफ से या फिर बांग्लादेश की तरफ से? वो इंडियन है या बांग्लादेशी हैं? ये अच्छा, इस मुद्दे की एक बात और है। बात मैं मैं अपना एक 1 मिनट प्रकाश जी, मैं अपने जो मेरा बूट्स एंड बॉर्डर चैनल है, मैं उसपे ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ। मैंने उसमें भी ओके, यही चीज़ें बताई हैं, दर्शकों आप देखिएगा उसको, कि उसमें स्पेशली मैंने बोला है कि अगर मलेशिया की यात्रा पे तारिक रहमान जा रहे हैं, उससे भारत के जो रिलेशंस है उस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप देखिएगा उसको, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेंगी और गहराई से जानने के लिए मिलेगी। हाँ, प्रकाश जी। उस्मान हादी की हत्या का होना, इस्लामाबाद में तबाही मच जाना, ये जो बयान दिया अभी उस्मान हादी पर कि अमित शाह का फ़ोन आया, अमित शाह ने मेरे को बोला और मेरे पास तो ऐसी-ऐसी जानकारी है, मेरे पेट में ऐसी-ऐसी बात मैंने दबा कर के रखी है कि मैं बोल दूँगी तो बांग्लादेश में तबाही मच जाएगी। ये जो बोला जा रहा है और क्या बांग्लादेश में जो वहाँ के अखबार लिखने लगे कि ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह के ऑर्डर पर उस्मान हादी की हत्या हुई। बांग्लादेशी अखबारों ने दबा के लिखा है इस बात को और वहाँ अगले ही दिन जमात-ए-इस्लाम, जमात के लोग जो हैं सड़कों पर कि ममता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं टाइप का नारा पूरे ढाका में और बांग्लादेश में लगने लग गया। इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि एक पुरानी रिपोर्ट्स हैं जिनमें दावा किया गया कुछ बांग्लादेश के भी अखबार हैं, हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल के कुछ लोकल अखबार हैं जिनमें दावा किया गया कि भई जो जमात के लोग हैं, जमात के लोगों का टीएमसी में इन्फिल्ट्रेट हुआ है और टीएमसी आइडियोलॉजिकली वहाँ से भी एक तरह से दूषित हो गई या कलुषित हो गई। वो जो पूरा इलाका है मालदा, मुर्शिदाबाद
उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, वहाँ पर जमात का ज़बरदस्त प्रभाव है। उसी इलाके से सटे इलाकों में जो बांग्लादेश में अभी चुनाव हुआ, बॉर्डर के इलाकों में जमात के लोग जीत गए। इन सब चीज़ों को जब जोड़ते हैं और फिर ममता बनर्जी का ये बयान आता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर। देखिए, जमात-ए-इस्लामी पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर जमात-ए-इस्लामी ये काम कर रही है, तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है? देखिए, जमात-ए-इस्लामी हमेशा से ही कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ झुकी हुई रही है। उसकी आइडियोलॉजी कभी भी पाकिस्तान से अलग नहीं हुई। वहाँ के जो नेता हैं, जमात-ए-इस्लामी के जो लोग हैं, वो रेगुलर तौर पर पाकिस्तान में जाते रहे हैं। पाकिस्तान के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। वो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को आज भी देखते हैं। वो लोग आज भी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग देखना नहीं चाहते थे। इवन जब ये हुआ था, वो हमेशा से इस चीज़ के पक्ष में रहे थे कि बांग्लादेश कभी ना कभी पाकिस्तान का दोबारा हिस्सा बन जाए। जब एक ऐसी सोच वाले लोग बांग्लादेश में प्रिवेल करने लगेंगे, जब शेख हसीना को वहाँ से हटाया गया था 2024 में, उस वक़्त जमात-ए-इस्लामी ने पूरा का पूरा जो अपना काडर था, उसको प्रॉपर तरीके से हर जगह बैठा दिया था। हर जगह उन्होंने एक्टिव कर दिया था। उसी दौरान आईएसआई की मूवमेंट बांग्लादेश में इतनी ज़्यादा हो गई थी और उसमें आप देखिएगा पुरानी रिपोर्ट्स में कि जो जमात-ए-इस्लामी हैं, उनके जो लीडर्स थे, वो आईएसआई के जब लोग आते थे, इवन आईएसआई का जो चीफ वहाँ पहुँचा था, उन लोगों से उनकी बातचीत होती थी। यानी इसका मतलब वो कुछ ना कुछ डायरेक्शंस ले रहे थे वहाँ पे। इन्हीं डायरेक्शंस के साथ अगर हो सकता है वो लोग कहीं न कहीं इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो इंडियन पॉलिटिक्स में और इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसी जगह जहाँ पे उनको थोड़ा-सा मदद मिल सके, तो ये मदद देने का काम कराएँ फिर, अगर ऐसा होता है और इनकी आइडियोलॉजी कहीं न कहीं मैच कर रही है और फिर एक बात बोली जाती है, एक अपने जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पेट में बहुत सारी बातें, अरे भाई बातें तो होंगी ना तुम्हारे पेट में, तुम संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक देश में जो सिर्फ़ एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए इंसान को ही पता होती हैं। इसीलिए तो उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। वरना तो क्यों उनको शपथ दिलाई जाएगी भई? शपथ दिलाने की ज़रूरत नहीं है, आओ और बैठ जाओ। तुम्हें शपथ लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़ौज में आया था, मैंने शपथ ली थी। तो क्या मैं सारी चीज़ें बताना शुरू कर दूँ आज बैठ के कि मेरे पेट में इतनी सारी बातें हैं और ये बातें मैं बताना शुरू करूँगा? ये कौन-सा तरीका है भाई? फिर तुमने जो इस देश के नाम का नमक खाया है, वो नमक किस बात का है? वो तो नमक हरामी हुई फिर। उस नहीं नमक तो हरामी में जो लोग ये कहते वो हैं कि ममता जीती तो हिलरी क्लिंटन आई, ममता हारी तो रूबियो आए। जीती थी तो पहली बार विदेश मंत्री आज से 14 साल पहले जो अमेरिकी कोई आया वो हिलरी क्लिंटन आई। कलकत्ता हुँ, जब जीती बंगाल में जब ममता बनर्जी, इस बार रूबियो आ गए। सीआईए का एक पेपर लीक है। वो जो केबल लीक है उसमें लिखा है कि भाई वी शुड कल्टीवेट ममता बनर्जी। वामपंथी सरकार उस समय उनके हित में नहीं थी। ममता बनर्जी उस समय रेलवे मिनिस्टर हुआ करती थी। अखबारों में खूब छपा 2021 में विकीलीक्स की तरफ से सीआईए के कुछ केबल लीक हुए। उसमें नाम है। खुफिया एजेंसियाँ ये सब चलिए करती हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। प्रकाश जी आज ना एक इसी मुद्दे को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। ममता बनर्जी को वो कल्टीवेट किस लिए कर रहे थे? आपको क्या लगता है वो बंगाल के चीफ मिनिस्टर के लिए उसको कल्टीवेट कर रहे थे? अगर वो लोग कल्टीवेट कर रहे थे, वो बंगाल से उनको इतना कोई लेना-देना नहीं था। बंगाल से उनको है लेना-देना, उसके बारे में बात करेंगे। वो उनको सेंट्रल पॉलिटिक्स के लिए कल्टीवेट कर रहे थे। उनको लगता था कि उसके अंदर पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को फ्यूचर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत गहरी बात। आपने जो जितने भी अपना जैसे एक अमेज़न प्राइम के ऊपर सीरीज़ है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ समय पहले तक 2-3 बहुत बड़ी सीरीज़ आईं। उन सीरीज़ के अंदर जो पीएम है ना, पीएम को एक लेडी दिखाया गया था। अगर उन पेडी लेडी की आप छवि दिखाओगे ना, वो छवि कहीं न कहीं ममता बनर्जी से मैच होती है। तो ये एजेंडा वहाँ से चल रहा है। आप लोगों के दिमाग में धीरे-धीरे घुसते हो। आप एक दिन में नहीं घुसते हो लोगों के दिमाग में। आप धीरे-धीरे करके घर बनाते हो, लोगों को बताते हो कि सिर्फ़ एक ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। जो भी भारतीय मूवीज़ होंगी,
उनमें जो भारतीय चैनल्स बना रहे हैं, जो भारत की अपनी मूवीज हैं, जो अपने चैनल्स हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें आपको दिखेगा कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा दिखाया जाता है, या फिर राजीव गांधी जी जैसा दिखाया जाता है, या हमारे अटल बिहारी जी जैसा दिखाया जाता है, या फिर मनमोहन जी जैसा दिखाया जाता है, उनकी तरह दिखाया जाता है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म दूसरे कंट्रीज में है, वेस्टर्न कंट्रीज के प्लेटफॉर्म है, इंडिया में भी प्रिवेल कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी जैसे अमेज़न प्राइम है, वो इंडियन नहीं है, वो मुख्य तौर पर अमेरिकन प्लेटफॉर्म है। अब वहां पर देखिए, अमेरिका में ना एक बड़ी अच्छी चीज है, यूएस में, अगर उनको कहीं पे भी नैरेटिव सेट करना है, तो उनकी जो मूवीज होती है ना, वो बहुत अच्छा नैरेटिव सेट करती हैं। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें उनके इवन जो जेम्स बॉन्ड मूवी है, उसमें आपको दिखेंगे कि वो रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं या साउथ कोरिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। लगातार, इस लगातार, हाँ। लगातार, ठीक है? इसका मतलब उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि अमेरिका बहुत अच्छा है, रशिया बुरा है और साउथ कोरिया बुरा है, अपना नॉर्थ कोरिया बुरा है। या फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज, या फिर अफ्रीका में ऐसे दिखाते हैं जो अमेरिका के दबाव में नहीं आती है कंट्रीज, उनको कहीं ना कहीं अपनी पब्लिक के दिमाग में वो ये चीजें सेट करते हैं कि ये लोग बुरे हैं और हम अच्छे हैं। अब यहाँ पे जब एक लेडी प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है, और वो भी ये देखिए, अगर वो लेडी प्राइम मिनिस्टर है, या तो फिर इंदिरा गांधी जी जैसी होनी चाहिए थी, उनका जैसा उनका दिखना चाहिए। हाँ, मतलब अगर आप भविष्य में कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों के दिमाग में एक ऑप्शन पैदा कर रहे हैं। वो ऑप्शन क्या है? वो वही था। धीरे-धीरे करके इसे ना देखिए, इट्स अ टूल ऑफ सॉफ्ट पावर। ये उसको उस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे थे। सिनेमा भी एक तरह से एक अंग है आपके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, और वो उसको वहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसलिए आपको दिखता है कि हिलेरी क्लिंटन पहले आती हैं, उसके बाद फिर मार्को रूबियो आते हैं और वो उनसे मिलते हैं और उनको सांत्वना देके जाते हैं, कोई बात नहीं, इस बार आप हार गए हो, नेक्स्ट टाइम हम आपको देखेंगे, आप बस बने रहो, और अभी मैं आपको कुछ चीजें देके जा रहा हूँ, आप इसके ऊपर काम शुरू करो। देखिए, अगर बांग्लादेश के और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, इससे फायदा किसको होगा? इससे पूरे फायदा होगा सिर्फ और सिर्फ जो लोग नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज देखना चाहते हैं, जो लोग बांग्लादेश को कहीं न कहीं इंडिया से एंटी देखना चाहते हैं। तो वो लोग हैं कौन? वो सबको पता है। भारत तो बांग्लादेश को अपने से अलग नहीं देखना चाहता ना। अगर भारत देखना चाहता तो बांग्लादेश की इतनी मदद कभी करता नहीं। बांग्लादेश के लिए अलग से एक बिजली का प्लांट नहीं लगाता और उससे बिजली स्पेशली नहीं भेजी जाती बांग्लादेश में। बेशक हमें पैसे का फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज़ देखिए, आप किसी को कुछ देंगे तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना उससे। अगर हम बांग्लादेश को कुछ भी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें इंडिया में उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे पेट्रोल, डीज़ल की कमी होने के बावजूद बांग्लादेश को आज भी पेट्रोल और डीज़ल दे रहे हैं। इसका मतलब बांग्लादेश का बुरा तो नहीं चाहते। लेकिन कुछ लोग हैं जो इंडिया के रिलेशंस बांग्लादेश के साथ अच्छा नहीं चाहते। तो ये उनकी सोच है, और इससे फायदा क्या होगा? देखिए, अगर बांग्लादेश के रिलेशंस भारत से अच्छे नहीं होंगे, तो बांग्लादेश को वो भारत के खिलाफ बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। भारत के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उसमें कहीं न कहीं ये लोग इंसर्जेंसी को बनाए रखना चाहते हैं। उस इंसर्जेंसी को बनाए रखने के लिए उनको सबसे बड़ी चीज़ है, ऐसा देखिए, एक तरफ है म्यांमार। म्यांमार से अमेरिका को उतनी हेल्प नहीं मिल सकती, वहाँ से चाइना को हेल्प मिलेगी। वहाँ से चाइना इंडिया के ऊपर दबाव बना के रखेगा, अगर चाहेगा तो। मैंने अपने म्यांमार वाले वीडियो में बनाया हुआ है, जो मैंने बनाया था, उसमें आप देखिएगा। देन दूसरा है बांग्लादेश वाला एरिया। अमेरिका वहाँ पे एक बेस चाहता है, और अभी से नहीं, बहुत दिनों से चाहता है। और अगर अब आप देखिए ना, कितने स्पाइस पकड़े गए क्या हैं क्या जो कि करेंगे उस फॉर्मर बेस का उनके वहाँ? वहाँ बेस बना के क्या करेंगे? देखिए, हम पे नज़र रखेंगे? हम पे नज़र क्या रखेंगे? मैं आपको बताता हूँ ना, वहाँ से उनके बहुत सारे चीज़ें सॉल्व होती हैं, उस बेस पे। देखिए, मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका को कहीं भी कुछ भी करना होता है, उनके पास इज़राइल बैठा हुआ है। वो पूरे मिडल ईस्ट को एक जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे उनके पास कोई नहीं है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश से उन्होंने बोला कि भाई हमें आइलैंड दे दो। उनको आइलैंड नहीं मिला। उन्होंने बोला कॉक्स बाज़ार से हमें एक कॉरिडोर दे दो। उस कॉरिडोर से हम म्यांमार में ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करेंगे। इसका मतलब कहीं न कहीं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। अभी लीक रिपोर्ट्स देखी होंगी, जिसमें ये बातें चलती हैं कि उनको एक मतलब क्रिश्चियन कंट्री बनानी है, जिसमें से कुछ पार्ट म्यांमार का होगा और कुछ पार्ट इंडिया का होगा।
इसका मतलब उनके दिमाग में कुछ तो खुराफात है। उस खुराफात को पूरा करने के लिए उनको एक शेख ऐसी हसीना ने भी कहा था, कंट्री चाहिए जो शेख हसीना ने भी कहा था सर, बिल्कुल, शेख हसीना ने भी कि कहा उनको था एक कि ऐसी कंट्री चाहिए सीआईए प्लान जो थोड़ी-सी डिस्टेबलाइज़ हो, बिल्कुल, थोड़ी-सी डिस्टेबलाइज़ हो, अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात सुनती हो, और अगर वहाँ पे इंडिया में उनको इंसर्जेंसी पैदा करनी है और म्यांमार में कुछ डिस्टेबलाइज़ करना है उन लोगों को, तो उनको कहीं न कहीं से तो लोग पहुँचाने पड़ेंगे ना, तो वो लोग पहुँचेंगे कहाँ से? ऐसी जगहों से ही पहुँचते हैं, यहीं से एक्सेस मिलेगा उनको। सर, ये भी तो बात थी ना कि जो ग्रेटर बांग्लादेश वाली बात आई, उस पर 2-3 लोग मेरे से ये बोल चुके हैं। एक तो दीपक बोहरा जी ने कहा, दीपक बोहरा जी ने ये कहा कि उनके कुछ डिप्लोमेट फ्रेंड्स हैं जो इन बांग्लादेश, वो ये कह रहे हैं कि उन बांग्लादेशी इन्फॉर्मर्स का ये कहना है कि जी, ये प्लान कर रही थी बंगाल को बांग्लादेश में मिला देना, एक राष्ट्रपति रखो, मैं प्रधानमंत्री रहूँगी, क्योंकि वो अपने आप को नरेंद्र मोदी के बराबर देखना चाहती हैं, ये दीपक बोहरा जी ने हमें कहा। उनको किसी बांग्लादेशी दोस्त ने बताया। दूसरा, कल-परसों हमारे यहाँ एक गेस्ट आई थी, नाज़िया इलाही खान, बीजेपी की नेता हैं, बंगाल से ही संबंध है उनका। उन्होंने भी ये कहा कि आप लोगों को पता नहीं है, ममता बनर्जी ये प्लान कर रही थी कि वो बंगाल को ही काट दे, इसीलिए वो भारत की सेंट्रल एजेंसीज़ को भी जल्दी घुसने नहीं दे रही थी। उसकी प्लानिंग ये थी कि किसी भी तरह से इंसर्जेंट ग्रुप्स और बाकी के ज़रिए इसको अलग करें, और मैं हँस भी रहा था उनकी बात पे काफ़ी। तो कह रही हैं, "यार प्रकाश जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको ये मैं बड़ी अजीब बात कर रही हूँ, आप हँस रहे हो।" मैंने कहा, "नहीं-नहीं, मैं तो हँस ये रहा हूँ कि अगर कोई सोच रहा है, तो क्या उसको पता नहीं है कि भारत के पास सेनाएँ हैं, भारत क्या कर रहा होगा, इंडियन आर्मी तब क्या करेगी?" जो भी लोग ये सोच रहे होंगे। तो बोली, "नहीं-नहीं, आप इस बात को नहीं मान रहे हो, लेकिन बंगाल में बहुत तगड़ा डिस्कशन था, ममता बनर्जी का तौर-तरीका देख के कि वो एक भाग ही चाहती है, बाँटना चाहती है।" इस पर आपका क्या सोचना और मानना है? देखिए, कभी भी आपको किसी कंट्री को डिस्टेबलाइज़ करना है, तो उसके लिए आपको मास मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक मास मूवमेंट हुई थी बांग्लादेश में, और इनको अगर मास मूवमेंट की ज़रूरत थी, तो उसके लिए उनको कहीं न कहीं पूरे के पूरे बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल को उनको मास मूवमेंट में शामिल करना पड़ता। अभी 2024 में ना अपना हुँ, संदेश खाली जगह पे वेपन्स मिले थे बहुत ज़्यादा, वेपन्स मिले थे, है हुँ। ना? और वो एमपी थे, इसके अपने टीएमसी के ही एमपी थे वो। और उसके एनआईए बाद की अभी टीम अभी पर भी हमला हो उनके गया, ईडी की टीम पर हमला बिल्कुल, हो गया। हुँ। इसका मतलब कुछ ना कुछ था। अब वो था क्या, जब तक वो पूरी की पूरी चीज़ उजागर नहीं होगी तब तक आप उसको डिकोड नहीं कर सकते। अगर हम हाइपोथेटिकली उसको डिकोड करने की कोशिश करें, तो देखिए ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए मास मूवमेंट की ज़रूरत है। आपको मासेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्या यहाँ पे भारत की जो फ़ौज है वो मच्छर मारने के लिए बैठी हुई है क्या? उसके पास और मतलब हुँ, सिर्फ़ यही काम है क्या, और कुछ नहीं है? हमें पता है, भारत की फ़ौज को पता है कहाँ क्या चल रहा है। मच्छर मारने के नहीं लिए बैठे हम लोग। जब दिल करेगा, जब सही लगेगा और जब सही वक़्त होगा, तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही होंगी और बिल्कुल पिन पॉइंट होंगी। अगर किसी को ये लगता है कि वो भारत के किसी हिस्से को एक जगह से काट कर किसी दूसरी जगह मिला सकते हैं, तो किसी मुगालते में है, और ऐसे मुगालतों की ना पतंग बना के उड़ा दी जाती है, या फिर उनका मोर बना दिया जाता है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ? हाँ, तो बड़ा सिंपल है, ये लोग कितना भी सोचते रहें, कितने इनके दिमाग में मुगालते बनते रहें, कितना ये किसी भी तरह का मोटिवेशन अपने अंदर पाल लें कि हम ऐसा कर सकते हैं, उनकी औकात नहीं है वो। और ऐसी औकात को जूतों के नीचे रखा जाता है। अगर बांग्लादेश के साथ कोई ये सोचता है कि ग्रेटर बांग्लादेश बन सकता है, तो वो भूल में है। बांग्लादेश में रंगपुर और कॉक्स बाज़ार ऐसे 2 उनके हिस्से हैं, जिनको उनको बचाने की ज़रूरत है। अगर वो ज़्यादा उछलेंगे, तो उनका वही हश्र होगा जो बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से टूट कर बना था। अगर वहाँ पर रेडिकलाइज़्ड लोग यही काम करते रहेंगे और ये सोचेंगे कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के साथ वो प्रिवेल कर जाएँगे, तो वो शायद प्रिवेल नहीं करेंगे। एंटी इंडिया सेंटिमेंट
सेंटिमेंट्स के साथ वो कभी भी प्रिवेल नहीं कर सकते। उसका रीजन है, जब आप किसी कंट्री से 3 तरफ से लैंड से जुड़े हुए हैं और आपके पास सिर्फ सी एक्सेस है और एक छोटा-सा कॉरिडोर है जो आपको किसी और कंट्री से जोड़ता है और वहाँ भी आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है और वो कंट्री आपको सहायता देने की स्थिति में नहीं है, तो आप कहाँ जाएँगे? आपको हमेशा अपने अस्तित्व की लड़ाई उसी देश के साथ रह के लड़नी है जिससे आपने 3 तरफ से अपने मतलब घिरे हुए हैं। आपके रिलेशंस अगर वहाँ पर अच्छे नहीं होंगे और आप ये सोचेंगे कि आप उस देश को जूते की नोक पे रखे या बुली करके आप कुछ करवा सकते हैं, तो आप गलत हैं। अभी इनिशियली क्या है, संबंधों को देखा जा रहा है, जाँचा जा रहा है और परखा जा रहा है। जो नई सरकार आई है, उसको भी परखा जा रहा है कि आप किस तरह से भारत के साथ संबंधों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आप अगर सोचते हैं कि आप उँगली उठाकर पीछे से बोले, "अरे! हम पे तो ज़ोर पड़ रहा है, हमारी जो आम पब्लिक है, उसकी वजह से हम कर रहे हैं।" अरे भैया, आम पब्लिक के अंदर जो सेंटिमेंट्स है ना, उनको जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, वही सही करती है। हमारे यहाँ पे रोज़ जो वो होते हैं ना, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उसमें बहुत बड़े-बड़े आर्टिकल्स आते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी तस्वीरें छपी होती हैं कि वो गवर्नमेंट आपके लिए क्या काम कर रही है और वो काम किसकी हुँ, सहायता से हो रहा है, वो छोटे से उसमें लिखा होता है। अगर तुम्हारे वहाँ पे तुम्हारे पेट्रोल वाले व्हीकल चल रहे हैं ना, तुम्हारे डीज़ल वाले व्हीकल चल रहे हैं, तुम्हारे वहाँ बिजली आ रही है, तुम्हारे वहाँ खाना आ रहा है, वो सारा का सारा इंडिया से होकर जा रहा है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे यहाँ जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, वो सिर्फ़ तुम यूज़ करोगे तो तुम कहीं अरे भैया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए हैं, लेकिन वो होके तो भारत से ही जाएँगे ना। भारत ने तुम्हें एक्सेस दिया हुआ है ना, उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। कहाँ जाओगे? क्या करोगे? वो बैठ गया, हमने बना लिया है अपना वहाँ पे, निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है। जिस दिन वो हुँ। निकोबार प्रोजेक्ट बन जाएगा, दुनिया के नकेल है वो। ऐसे पकड़ कभी भी आप उसको पकड़ सकते हो, जब दिल करेगा तब आप मलक्का स्टेट को वो कर सकते हो, रोक सकते हो, आप उसको जाम कर सकते हो। अभी चाइना ने नई तरह की सबमरीन्स बनानी शुरू करी है, आपने देखा होगा, हुँ, सेललेस। आपको इसके ऊपर मैं बताऊँगा आपको चाइना ने सेललेस सबमरीन बनाई है। वो सबमरीन उसने ओके। बनाई क्यों है? वो ऐसे शैलो जो जगहें हैं, उनके लिए बनाई है, जहाँ जाके बैठ जाए, पता ना चले, जिनको ऊपर आने की ज़रूरत ना पड़े। उसमें मास्ट नहीं है ऊपर। मास्ट होता है जिससे आप देखते हो ना खड़ा हो एक सबमरीन है, सबमरीन के ऊपर जो मास्ट टाइप चीज़ होती है दैट इज़ अ सेल, वो नहीं है उसमें। इसका ओके। मतलब चाइना भी डरा हुआ है। वो उसको कहाँ पे ज़रूरत है? उसको शैलो वाटर्स में ज़रूरत है उसकी। वो शैलो वाटर्स है कहाँ? पूरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज़ शैलो वाटर। वो उसके लिए प्लानिंग कर रहा है और बहुत लंबी प्लानिंग कर रहा है। ये बांग्लादेश अगर ये सोचता है कि वो सिर्फ़ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पे चल पाएगा तो ऐसे नहीं होता भाई। इससे कभी दुनिया नहीं चलती है। थोड़ा दिमाग के अंदर चू बनोगे अच्छा और सर, वही रहेगा, ये जो उससे कहानियाँ होती हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये जो कहानियाँ होती हैं कि भई सीआईए ऐसा कर रहा है, अमेरिका ऐसा कर रहा है, ये ऐसे हो रहा है, जो हम लोग हमें तो जो पब्लिक फोरम में है, हम उस पर चर्चा कर पाते हैं, बता पाते हैं। इन सब बातों में कुछ सच्चाई होती होगी, होती है, कितना सच होता है, जो मतलब दिखाई दे रहा है। फिर आगे से हमारे यहाँ कोई नेता बांग्लादेश की अचानक चिंता करने लगता है। हमारे यहाँ के चुनाव पर पाकिस्तान में बेचैनी हो जाती है, ढाका में परेशानी हो जाती है। तो फिर कई बार लगता है कि हम लोग जो सोच रहे हैं, वो ठीक सोच रहे हैं। कुछ तो बात होगी। यार ऐसी क्या है दिल लगी कि यहाँ आपको ओसामा हादी मर गया, अरे कल को हाफिज़ सईद मर जाए पाकिस्तान में। हमको क्या मतलब है किसने मारा? हमारा दुश्मन था, कल का मरता, आज मर जाए, अभी मर जाए। हमारे यहाँ नेताजी चिंता करने लगे कि यार हाफिज़ साहब मर गए, हाफिज़ साहब का जाना बड़ा दिल को दुखा रहा। तो फिर मन करेगा ना, क्या बोलूँ फिर उस नेता को? वो नेता भारत का है, क्या बोलेगा आदमी? इसीलिए हम लोग बार-बार ये चर्चा करते हैं। हाँ सर। देखिए प्रकाश जी, जहाँ पर जी। आग होगा वहीं पे धुआँ होगा और जहाँ पे धुआँ होगा वहीं पे आग होगी। हुँ, अगर ठीक है। किसी बात में आपको कोई बात सुनने को मिली, कुछ ना कुछ सच्चाई तो पक्का होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि बात कहीं से चली है और दूर तक पहुँची, ये नहीं सोच सकते कि वो बात सिर्फ़ ऐसे ही हवा में हुई थी और उसका कोई निचोड़ नहीं है।
हर बात का निचोड़ होता है। अगर ऑपरेशंस होते हैं सीक्रेट तो बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीक्रेट ऑपरेशंस हमेशा से होते रहे हैं और होते रहेंगे। आपको एक राष्ट्र को खड़ा करने के लिए यज्ञ करना होता है और उस यज्ञ की आहुति में बहुत सारी चीज़ें डलती हैं और कुछ आहुतियाँ ऐसी होती हैं जो कि हवा की तरह डाली जाती हैं, जिनका कुछ पता नहीं होता है, सिर्फ़ नाम के लिए डाली जाती हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी आहुति होती है। हमें कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर सीआईए कर रही है, वो अपने राष्ट्र का निर्माण कर रही है और अगर हमारी एजेंसी कुछ करेगी तो अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए करेगी। अगर अननोन मैन कुछ कर रहा है और उसमें अगर कहीं कोई देशभक्ति होगी किसी भी देश के लिए, तो अपने राष्ट्र निर्माण के लिए कर रहा है वो और उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हाफ़िज़ सईद को कोई बोल दे कि हाफ़िज़ साहब क्या कर रहे थे या सईद साहब क्या कर रहे हैं, सईद साहब बीमार हो गए, सईद साहब को इंजेक्शन लग गया, सईद साहब को उल्टी हो गई, तो आप उस पार्टी को क्या बोलेंगे? आप उस नेता को क्या बोलेंगे? देखिए, मैं ऐसे नेता को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। ऐसे नेता की हमेशा हाँ, बुराई ही मतलब होगी और अगर कोई ये सोचता है कि आज के टाइम में एक बड़ा मतलब टैग लगने लग गया लोगों का ना, अगर आप नेशनैलिटी की बात करते हो तो लोग बोलते हैं आप एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप इसीलिए उनकी बात करते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, ये बड़ा संकट है, आप देश के बारे ये में बड़ा बात करो, संकट है। आप लेकिन आपका काम का साथ आप उनको कोई भी तमगा लगा दो या कोई भी तमगा पहना दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक देशभक्त हमेशा देशभक्त ही रहेगा। आपके 4 नाम एक्स्ट्रा देने से उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। दर्शकों, देखते रहिए डीएनपी इंडिया और हम लोग विकास सर को लगातार ऐसे ही अलग-अलग विषयों पर लाते रहेंगे। सर का अपना भी यूट्यूब चैनल है, सर ट्विटर है पर हैं, बूट्स एंड बॉर्डर नाम का यूट्यूब चैनल है और सर अपने नाम से ही ट्विटर चलाते हैं। ट्विटर पर बहुत शानदार लिखते पढ़ते हैं और अब तो सर ने वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया। सर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आपने एक बड़ा काम शुरू किया, जल्द ही सफलता मिलेगी उसमें भी। बहुत-बहुत थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू, थैंक यू। मैं दर्शकों से एक गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मुझे इस चैनल पे देखते हो, तो आपको मुझे मेरे चैनल पे भी देखना चाहिए जिसका नाम है बूट्स एंड बॉर्डर्स। देखिए ऐसा होता है, जब एक बंदा कुछ नई चीज़ शुरू करता है ना, उसको आपके सहारे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप लोग जब यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी देखने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं कहीं न कहीं जो यहाँ एकदम, पे एकदम बातें करिए बता रहा भाई हूँ, उसी से जुड़ा और हुआ वहाँ भी निचोड़ मदद करिए। मैं वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। वहाँ पक्का मदद करिए मुझे। बाकी जय हिंद, जय थैंक भारत।